गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो संस्थान है द यूनिक वर्ल्ड एजुकेशन द्वारा हम लोगों ने 3 मार्कर की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है। 3 मार्कर के लिए आपको क्या किया है, कुछ क्वेश्चंस पेपर से जो 3 मार्कर पेपर फर्स्ट से आते हैं उनके लिए हम लोग एक लगातार कंटिन्यू लेक्चर लेके आ रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम दूसरा लेक्चर लेके आए हैं जिसमें 3 मार्कर के जो पेपर फर्स्ट के पार्ट में आएंगे उनके कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे जो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने दिखा त्रिपिटक लिखा हुआ है, तो त्रिपिटक के बारे में क्या महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण है कि ये बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यानी त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है जिसका अर्थ होता है टोकरी। अर्थ क्या होता है जिसका? टोकरी। त्रिपिटक का मतलब होता है टोकरी। इसमें कौन कौन से त्रिपिटक आते हैं? तो इसमें विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। 3 पिटक आते हैं जिसमें एक का नाम होता है विनय पिटक, एक का नाम होता है सूत पिटक और एक का नाम क्या होता है? अभिधम्म पिटक होता है। इस पिटक में क्या होता है कि भगवान बुद्ध के द्वारा जो भी उपदेश दिए गए हैं उन सब का संकलन किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग 3 मार्कर के क्वेश्चन में ये 3-4 पॉइंट्स डाल सकते हैं और पूरे में फुल मार्क्स पा सकते हैं। इसी प्रकार एक नेक्स्ट आता है कैवल्य। नेक्स्ट आता है कैवल्य। कैवल्य जो है वो जैन धर्म की संकल्पना है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म की संकल्पना है। और जैन धर्म में जो संपूर्ण ज्ञान यानी जिस भी व्यक्ति, जिस भी महात्मा, जिस भी तीर्थंकर को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या, उसे क्या बोला जाता है कि उसने क्या प्राप्त कर लिया? कैवल्य प्राप्त कर लिया। और ऐसा व्यक्ति जिसने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसे बोला जाता है कैवलिन। जिसने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है कैवलिन। और कैवलिन के बाद जिस व्यक्ति ने भी कैवलिन यानी कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर लिया वो जन्म मरण के जो चक्कर होते हैं उससे मुक्त हो जाता है, यानी फिर उसे पुनर्जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये 3 मार्कर के पॉइंट में हम लोगों ने कैवल्य को जान लिया कि कैवल्य जैन धर्म से संबंधित होता है। और कैवल्य का सिंपल से मतलब होता है कि संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर लेना। और कैवल्य जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है उसे कैवलिन बोला जाता है। और इसमें पुनर्जन्म के चक्रण से जो जन्म मरण और पुनर्जन्म लेना पड़ता है उसके चक्र से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो ये होता है कैवल्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैं ला रहा हूँ, इसको जरूर से जरूर देखिएगा। इसके अलावा जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज पर क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं कई बार एमपीपीएससी द्वारा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब मेगस्थनीज के लिखेंगे तो सबसे पहले बताएंगे कि मेगस्थनीज है कौन। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा, मेगस्थनीज जो है यूनानी सम्राट सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था? यूनानी सम्राट थे जो सेल्यूकस निकेटर थे, उनके राजदूत के रूप में मेगस्थनीज आया था। इसने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इसकी रचना का नाम था इंडिका। और इस इंडिका के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इंडिका ध्यान में रखना। इस ध्यान में रखिएगा, इसमें मौर्य प्रशासन के विषय में इस इंडिका से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट जो था, ये किसके दरबार में आया था मेगस्थनीज? तो मेगस्थनीज जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो इस प्रकार हम लोगों ने मेगस्थनीज के बारे में 3 या 4 पॉइंट जान लिए, जैसे कि यूनानी राजदूत सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था ये यूनानी शासक। दूसरा पॉइंट, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तीसरा पॉइंट, इसने एक रचना लिखी जिस रचना का नाम था इंडिका, और जिस इंडिका में मौर्य प्रशासन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने मेगस्थनीज के बारे में भी जान लिया। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चंस आता है, ये 3 मार्कर और 5 मार्कर दोनों में पूछा जा सकता है। तो 3 मार्कर में पूछे जाएंगे तो थोड़ा कम पॉइंट्स, और 5 मार्कर में तो इसे थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हैं हम लोग। जैसे मौर्य प्रशासन के पतन के कारण, मौर्य प्रशासन क्यों पतन हुआ इस चीज़ के बारे में जानकारी के लिए इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे पहला कारण जो था कि राष्ट्रीय चेतना का जो था वो अभाव हो गया था। जो उनके प्रशासक थे, जो वहाँ के देश के लोग थे, उनमें राष्ट्रीय चेतना का अभाव हो गया था। दूसरा, अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी। जो अशोक के बाद के जो उत्तराधिकारी हुए और उसके बाद के जो उत्तराधिकारी हुए वो अयोग्य हो चुके थे और निर्बल हो चुके थे। तो दूसरा कारण क्या हो सकता है, क्या हो जाता है? अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी हो जाता है। तीसरा, इनके शासकों द्वारा करों की अधिकता लगा दी गई थी, जिससे जिससे जनता में एक आक्रोश की भावना आ गई थी। तो करों की अधिकता ने भी मौर्य प्रशासन के पतन का जो मार्ग है वो प्रशस्त
किया था। फिर इसके अलावा एक और मौर्य प्रशासन के जो मतलब कि वो होने का मौर्य प्रशासन के पतन होने का जो एक और प्रमुख कारण था, वो कारण ये था कि अत्यधिक केंद्रीकरण था। अत्यधिक केंद्रीकरण था। मौर्य प्रशासन में इतना ज़्यादा केंद्रीकरण हुआ कि पूरी सत्ता जो है सिर्फ सेंट्रल यानी केंद्र के हाथ में थी, तो वो प्रशासन उतना अच्छे तरीके से चला पा रहे थे। इसके अलावा एक और अन्य महत्वपूर्ण कारण है, जो प्रांतीय शासक हुए, जो उनके अंडर में प्रांतीय शासक हुए, उन्होंने जनता पर अत्यधिक अत्याचार किया और इन सब कारणों से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। तो जैसा कि पहला जो हम लोगों ने जाना कि राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। दूसरा हम लोगों ने जान लिया कि वो अयोग्य शासक थे, जो भी उसके बाद के शासक हुए वो ज़्यादातर अयोग्य शासक हुए और निर्बल उत्तराधिकारी हुए थे। फिर करों की अधिकता, तीसरा पॉइंट हम लोगों जान लिया कि करों की अधिकता थी। चौथा पॉइंट हम लोगों ने क्या जान लिया इसके बाद, अत्यधिक केंद्रीकरण प्रशासनिक व्यवस्था कर दी गई थी मौर्य। और इसके अलावा जो प्रांतीय शासक थे भी वो क्या थे, अत्यधिक अत्याचारी हो चुके थे। उनके द्वारा जनता पर कई प्रकार के अत्याचार किए जाते थे, जिसके कारण इनका पतन हुआ। तो इस प्रकार ये मौर्य प्रशासन के पतन के कारण पर हम जान लिए। यदि ये 3 मार्कर में आता है तब भी हम अच्छे से लिख सकते हैं और 5 मार्कर में आता है तब भी लिख सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है मथुरा कला शैली। मथुरा कला शैली, 2 कला शैली होती है, एक मथुरा और एक गांधार। तो गांधार कला शैली पर एमपीपीएससी ने 2017 में क्वेश्चंस पूछ भी चुका है। मथुरा कला शैली के बारे में हम लोग जानते हैं, इससे क्वेश्चंस बनने की पूर्ण रूपेण संभावना होती है। तो मथुरा कला शैली का जन्म जो हुआ था वो कनिष्क के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? कनिष्क, यानी मथुरा कला शैली का जन्मदाता कनिष्क था। और इसका जन्म जो हुआ था वो मथुरा क्षेत्र में ही हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था इसका? मथुरा क्षेत्र में इसका जन्म हुआ था। एक मिनट। तो इसका जन्म जो हुआ था वो मथुरा के क्षेत्र में हुआ था। चूंकि नाम से स्पष्ट है कि मथुरा कला शैली जो था उसका जन्म मथुरा के क्षेत्र में ही हुआ था। इसके अलावा एक पॉइंट और जानना चाह सकता है कि इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। लाल बलुआ पत्थर, यानी मथुरा कला शैली, पहला पॉइंट तो कनिष्क के समय की शैली है। दूसरा, इसमें मथुरा के क्षेत्र में विकास हुआ। तीसरा, इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। और इसका संरक्षक जो था वो कुषाण वंश के शासक थे। इसके जो संरक्षक थे कुषाण वंश के शासक थे। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट लिखा जा सकता है कि इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन, हिंदू, बौद्ध और जैन, कौन कौन? हिंदू, बौद्ध और जैन से संबंधित मूर्तियां का निर्माण किया गया था। किसमें? मथुरा कला शैली में। तो ये ध्यान में रखना कि मथुरा कला शैली जो थी वो कनिष्क के समय आती है और इसका विकास क्षेत्र जो है मथुरा में होता है। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसमें कुषाण शासकों ने इसका संरक्षण किया और इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ। हिंदू भी हुए, बौद्ध भी और जैन धर्म की मूर्तियों का भी निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसके बारे में जान लिया। नेक्स्ट, गांधार कला शैली, इस पर एमपीपीएससी ने क्वेश्चंस पूछ चुका है। गांधार कला शैली, इस पर 2017 में एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। तो जैसे कि मथुरा कला शैली के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसी प्रकार गांधार कला शैली का भी विकास करता, यानी विकास का जो समय था वो कनिष्क के समय ही हुआ था। इसको जो अन्य नाम है इंडो ग्रीक शैली भी बोलते हैं। इंडो ग्रीक शैली, इस गांधार कला शैली को इंडो और ग्रीक शैली वो बोलते हैं, यानी हिंदुस्तानी और यूनानी जो सभ्यता थी उसके बीच का जो समावेश करके जो भी मूर्तियों का निर्माण होता था वो गांधार कला शैली में आता था। तो इसीलिए इसे बोलते हैं इंडो और ग्रीक शैली भी बोला जाता था। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां बनाई जाती थी। कुल मिला के इसमें बुद्ध की मूर्तियों और बुद्ध से संबंधित मूर्तियों का ही निर्माण किया जाता था। इसके अलावा जैसे कि हम लोग उसमें पढ़ा था मथुरा कला शैली में कि लाल बलुए पत्थर का यूज किया जाता था, तो गांधार कला शैली में जो है काले स्लेटी पत्थर का यूज किया जाता था। काले स्लेटी पत्थर का यूज किया जाता था गांधार कला शैली में, काले स्लेटी पत्थर का यूज किया जाता था। इसके अलावा इसका प्रमुख केंद्र जैसे कि पता ही गांधार है और संरक्षण के रूप में इसे कुषाण शासकों ने शुरू किया था।
कुषाण शासकों ने तो शुरू ही किया था, इसके शक शासकों ने भी इसको क्या दिया, संरक्षण दिया और इसको विकास की दिशा में काम किया था। तो इस प्रकार गांधार कला शैली के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि कनिष्क ने इसका विकास किया था। इंडो ग्रीक शैली है, बुद्धि और बोधिसत्व से संबंधित मूर्तियों का निर्माण होता था। इसके अलावा इसमें हम लोगों ने काले स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ पॉइंट्स जान लिए हम लोगों ने। और जो संरक्षक के रूप में जाना तो शक और कुषाण दोनों शासकों ने इसके संरक्षण प्रदान किया। इसके अलावा हम लोग सांख्य दर्शन के बारे में, नेक्स्ट जो है वो है सांख्य दर्शन, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो सांख्य दर्शन भारत का सबसे प्राचीन, इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना कि भारत का सबसे प्राचीन दर्शन स्रोत कौन सा है, सांख्य दर्शन है। दूसरा पॉइंट, इसमें प्रतिपादक जो थे वो कपिल मुनि थे। प्रतिपादक कौन थे, कपिल मुनि थे, जैसा कि लिखा गया है। इसके प्रतिपादक कपिल मुनि थे। इसमें एक तीसरा पॉइंट ध्यान में रखना, 25 मूल तत्व हैं। कितने मूल तत्व हैं, 25 मूल तत्व हैं, जिसमें पहला जो तत्व माना गया है वो प्रकृति को माना गया है। जिसमें पहला तत्व किसे माना गया है, प्रकृति को माना गया है। जबकि है कितने मूल तत्व, 25 मूल तत्व हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ लिखा जा सकता है कि इसमें सत, तम और रज गुणों को अपनाया गया। तीनों गुण, सत, तम और रज, तीनों गुणों को सांख्य दर्शन में अपनाया गया है। तो इस प्रकार सांख्य दर्शन के चारों पॉइंट हम लोगों ने जान लिया कि सबसे प्राचीन दर्शन है, कपिल मुनि इसके प्रतिपादक हैं, इसमें 25 मूल तत्व थे, जिसमें पहला जो तत्व माना गया प्रकृति है, और इसके अलावा सत, तम, रज तीनों गुणों को इसमें समावेश किया गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस टॉपिक्स को भी देख लिया। अब आगे एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेदांग। तो वेदांग यानी एक टाइप की वेद की सहायक विद्याएं, यानी वेद के अंग, यानी वेद को समझने के लिए जिनकी रचना की गई ताकि वेद को समझा जा सके, वो कौन से हैं, वेदांग है। वेदांग तो वेद के अंग लिख सकते हैं या वेदों की सहायक विद्याएं लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो लिखा जा सकता है कि इसमें 6 प्रकार के वेद होते हैं, शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। इस प्रकार ये 6 वेद होते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये आज का जो लेक्चर था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 8 पॉइंट कवर किए, वो खत्म होता है। थैंक यू। इसी प्रकार देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम और भी आप लोगों के लिए नए नए 3 मार्कर्स ला सकें और हम लोग इस पर आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। थैंक यू।